अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो इको 403 के लेसन नंबर 38 को पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास कंज्यूमर प्रेफरेंसेस है और इसमें हमें जो बताया जाता है कि द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस रिगार्डिंग कंजम्पशन इन द टू पीरियड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इंडिफरेंस कर्व्स। ठीक है, एंड इंडिफरेंस कर्व्स क्या क्या शो करता है? कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड की कॉम्बिनेशंस को कंजम्पशन दैट मेक्स द कंज्यूमर्स इक्वली हैप्पी। सो मैं आपको बताते चलूँ कि इसमें जब हमें ये बताया जाता है कि कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को इंडिफरेंस कर्व्स के ज़रिए जो है वो हम क्या कर सकते हैं, रिगार्डिंग कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो दो पीरियड्स होते हैं। एक इंडिफरेंस कर्व वो कॉम्बिनेशन है जो कंज्यूमर को इक्वली हैप्पी करता है, जिसमें जो है वो फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड की कंजम्पशन क्या होती है, शामिल होती है। ठीक है, इसके बाद हमें जो है वो ये बताया जाता है द स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन द इंडिफरेंस कर्व शोज हाउ मच सेकंड पीरियड कंजम्पशन द कंज्यूमर रिक्वायर्स इन ऑर्डर टू बी जो है वो कंपेंसेटेड फॉर अ 1 यूनिट रिडक्शन इन फर्स्ट पीरियड कंजम्पशन। मतलब कि जो है वो कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व पर किसी भी पॉइंट का स्लोप ये बताता है कि कंज्यूमर को पहले जो फर्स्ट पीरियड के 1 यूनिट रिडक्शंस के लिए कितनी जो है वो सेकंड पीरियड की कंजम्पशन की ज़रूरत है। तो ये स्लोप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको जो है वो हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं इस स्लोप को। तो जो ये बताता है कि कंज्यूमर्स है फर्स्ट पीरियड की कंजम्पशन को सेकंड पीरियड की कंजम्पशन से किस रेट पर सब्स्टिट्यूट करना चाहता है। देन उसके बाद हमें ये बताया जाता है जो है कि हायर इंडिफरेंसेस हायर इंडिफरेंसेस कर्व्स सच एज I7 आर प्रेफर टू लोअर फंड्स ब्ला ब्ला। ये इसमें यही बताया जाता है कि इंडिफरेंस कर्व जैसे कि IC2 हो गया, जो है वो ये जो कि हमारी अपर कर्व होती है, और जो लोअर कर्व है वो हमारे जैसे कि IC1 से जो है वो ज़्यादा लाइक की जाती है। कंज्यूमर जो है वो WX और Y पॉइंट्स पर इक्वली हैप्पी होता है, लेकिन Z पॉइंट को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। ठीक है, पॉइंट Z जो है वो हमारे पास अबव कहते हैं कि अपर इंडिफरेंस कर्व पर है, इसलिए ये WX और Y से इक्वली जो है वो प्रेफर्ड नहीं है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है। ये बताता है कि द कंज्यूमर अचीव्स हिज हाईएस्ट ऑप्टिमल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बाय चूजिंग द पॉइंट ऑन द बजट कंस्ट्रेंट दैट इज ऑन द हाईएस्ट इंडिफरेंसेस कर्व एट द ऑप्टिमम द इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द बजट कंस्ट्रेंट। मतलब कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन का सबसे जो है वो यानी ऑप्टिमस जो है वो स्टार हासिल करता है जब वो अपने बजट कंस्ट्रेंट पर उस पॉइंट को चुनता है जो सबसे जो है वो अपर इंडिफरेंस कर्व पर है। यानी ऑप्टिमम पर जो है वो इंडिफरेंस कर्व बजट कंस्ट्रेंट के साथ टेंजेंट होती है। इसका मतलब होता है कि कंज्यूमर ने अपने बजट की लिमिट्स के साथ अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर लिया है। तो ये पॉइंट टेंजेंट पॉइंट, इसे इस पॉइंट को जो टेंजेंट पॉइंट कहते हैं, जहाँ कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस यानी कि इंडिफरेंस कर्व्स और बजट कंस्ट्रेंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं। इस पॉइंट पर कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा होती है और वो अपने बजट का सबसे जो है वो अच्छा यूज़ जो है वो कर रहा होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है हाउ चेंजेस इन इनकम इफेक्ट कंजम्पशन एंड इंक्रीज इन आइदर फर्स्ट और सेकंड पीरियड इनकम शिफ्ट्स द बजट कंस्ट्रेंट आउटवर्ड इफ कंजम्पशन इन पीरियड 1 एंड कंजम्पशन इन पीरियड 2 आर बोथ नॉर्मल गुड्स दोज दैट आर डिमांडेड मोर एज इनकम राइजेस दिस प्लान। ठीक है, मतलब क्या है कि जब इनकम हमारे पास इंक्रीज होता है तो बजट कंस्ट्रेंट जो है वो आउटसाइड की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है। तो अगर फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड की कंजम्पशन दोनों नॉर्मल गुड्स हैं जो कि इनकम बढ़ने पर जो है वो ज़्यादा डिमांड होती है, तो इनकम में इजाफा दोनों पीरियड्स की कंजम्पशन को इंक्रीज़ करेगा इस तरह। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट पीरियड की कंजम्पशन बढ़ती है तो दूसरे पीरियड की कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट है ही। और इनकम में जो है वो इजाफा से कंज्यूमर के पास ज़्यादा पैसे होते हैं जिससे वो अपनी कंजम्पशन को बढ़ाता है, और ये नॉर्मल गुड्स के लिए होता है जहाँ इनकम बढ़ाने पर डिमांड भी बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है हाउ चेंजेस इन इनकम इफेक्ट कंजम्पशन एंड इंक्रीज इन आइदर फर्स्ट और सेकंड पीरियड इनकम शिफ्ट्स द बजट कंस्ट्रेंट आउटवर्ड इफ कंजम्पशन इन पीरियड 1 एंड कंजम्पशन इन पीरियड 2 आर बोथ नॉर्मल गुड्स दोज दैट आर डिमांडेड मोर एज इनकम राइजेस दिस प्लान। ठीक है, मतलब क्या है कि जब इनकम हमारे पास इंक्रीज़ होता है तो बजट कंस्ट्रेंट जो है वो आउटसाइड की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है। तो अगर फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड की कंजम्पशन दोनों नॉर्मल गुड्स हैं जो कि इनकम बढ़ने पर जो
है वो ज़्यादा डिमांड होती है, तो इनकम में इज़ाफ़ा दोनों पीरियड्स की कंज़म्पशन को इंक्रीज़ करेगा इस तरह, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट पीरियड की कंज़म्पशन बढ़ती है, तो दूसरे पीरियड की कंज़म्पशन भी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये दोनों पॉइंट हैं ही। और इनकम में जो है वो इज़ाफ़ा से कंज्यूमर के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, जिससे वो अपनी कंजम्पशन को बढ़ाता है, और ये नॉर्मल गुड्स के लिए होता है जहाँ इनकम बढ़ाने पर डिमांड भी बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हाउ चेंजेस इन रियल इंटरेस्ट रेट इफेक्ट कंजम्पशन। इसमें इकोनॉमिस्ट क्या करता है कि डिकम्पोज करता है द इम्पैक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द रियल इंटरेस्ट रेट ऑन कंजम्पशन इनटू टू इफेक्ट्स एंड इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, और 2 पॉइंट्स हमें ये दिए गए हैं। इसमें हमें ये बताया गया है कि जब रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इकोनॉमिस्ट्स इसके इम्पैक्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। पहला हिस्सा क्या है, इनकम इफेक्ट, और दूसरा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, ठीक है। इनकम इफेक्ट में क्या कहा जाता है कि द इनकम इफेक्ट इज़ अ चेंज इन कंजम्पशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द मूवमेंट टू अ हायर इंडिफरेंस कर्व। यानी पहले पॉइंट में ये बताया जाता पॉइंट है, इसमें ये बताया गया है कि इनकम इफेक्ट यानी ये कंजम्पशन में जो है वो चेंजिंग है जो हायर इंडिफरेंस कर्व पर शिफ्ट होने से होती है। और जो दूसरा पॉइंट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, उसमें हमारे पास द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज़ द चेंज इन कंजम्पशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द चेंज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ कंजम्पशन इन द टू पीरियड्स। मतलब कि हमारे पास ये कंजम्पशन में चेंजिंग है जो कंजम्पशन की रिलेटिव प्राइस में जो है वो चेंजिंग से होता है। तो इंटरेस्ट रेट में इजाफे से बजट कंस्ट्रेंट पॉइंट C/Y1/2 के आसपास जो है वो रोटेट हो जाता है, तो हाई इंटरेस्ट रेट से, ठीक है। तो पहला पहला जो यानी कि जो फर्स्ट पीरियड की कंजम्पशन कम हो जाती है पॉइंट ए पर, ठीक है, शिफ्ट होने से, तो दूसरी जो हमारे पास पीरियड रहती है, सेकंड पीरियड की कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाती है पॉइंट बी पर शिफ्ट होने से। तो इरविग फिशर का मॉडल ये बताता है कि कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस के जो है वो हम क्या कहते हैं, एक मिनट, इरविंग फिशर्स मॉडल शो क्या करवाता है कि डिपेंडिंग करता है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस चेंज इन रियल इंटरेस्ट रेट कोड हायर आइदर रेज आर लोअर कंजम्पशन। लाइक जैसे वो कहते हैं कि इरविंग फिशर का जो मॉडल है ये बताता है कि कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस के डिपेंडिंग पर जो है वो रियल इंटरेस्ट रेट में जो है वो चेंजिंग से कंजम्पशन बढ़ सकता है या कम भी हो सकता है। तो इसलिए इकोनॉमिक थ्योरी के अकेले से जो है वो ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, एक प्रीडे जो है वो नहीं किया जा सकता है कि इंटरेस्ट रेट कंजम्पशन पर कैसे असर पर जो है वो कैसा असर जो है वो पड़ता है। तो इसलिए इकोनॉमिस्ट्स ने एम्पिरिक्स की मदद से जो है वो इंटरेस्ट रेट का कंजम्पशन पर असर को स्टडी किया है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेविंग्स एंड द रियल इंटरेस्ट रेट। तो डाटा शोज दैट देयर इज़ नो अपेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। आर सेविंग्स डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरेस्ट रेट। इकोनॉमिस्ट्स क्लेम दैट इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट्स हायर इंटरेस्ट रेट अप्रोक्सीमेटली कैंसल ईच अदर। मतलब इसमें ये बताया गया है कि डाटा से जो है वो पता चलता है कि सेविंग्स और रियल इंटरेस्ट रेट के दरमियान कोई अपेरेंट रिलेशनशिप नहीं है, यानी सेविंग्स इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड नहीं है। तो इकोनॉमिस्ट्स के कहना है कि हायर इंटरेस्ट रेट के इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट्स एक दूसरे को अप्रोक्सीमेटली कैंसिल कर देते हैं। तो इनकम इफेक्ट जो है वो हायर इंटरेस्ट रेट से इनकम बढ़ता है, जिससे सेविंग्स भी बढ़ सकती है। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में जो है वो हायर इंटरेस्ट रेट से कंजम्पशन कम हो सकती है, जिससे सेविंग्स बढ़ सकती है। लेकिन इकोनॉमिस्ट्स के कहना है कि ये दोनों इफेक्ट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिससे सेविंग्स और रियल इंटरेस्ट रेट के दरमियान कोई अपेरेंट रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो कंस्ट्रेंट्स ऑन बोरिंग आ जाता है, द इनएबिलिटी टू बोरो प्रिवेंट्स करंट कंजम्पशंस फ्रॉम एक्सीडिंग करंट इनकम ए। तो इसमें मैं आपको बताती चलूँ, ये बताया जाता है कि बोरिंग की इनएबिलिटी से करंट कंजम्पशन जो है वो करंट इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए बोरिंग पर कंस्ट्रेंट को C1 लेस देन इक्वल टू Y1 के जो है वो सूरत में जो है वो किया जा सकता है। और जी, ठीक है, इसको जो है वो एक्सप्रेस किया जा सकता है। और इसके बाद वो कहते हैं कि ये इनइक्वालिटी ये बताती है कि पहले जो यानी जो फर्स्ट पीरियड की कंजम्पशन फर्स्ट पीरियड की इनकम से कम या बराबर होनी चाहिए। इस एडिशनल कंस्ट्रेंट को बोरिंग कंस्ट्रेंट या इलिक्विडिटी कंस्ट्रेंट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास वो कहते हैं कि बोरिंग की एनालिसिस से जो है वो हम ये
देखते हैं कि दो कंजम्पशन फंक्शंस कैसे जो है वो वर्कआउट करते हैं। लाइक पहला जो हमारे पास पॉइंट बताया जाता है उसमें ये है कि कुछ कंज्यूमर्स के लिए बोरिंग कंस्ट्रेंट जो है वो बाइंडिंग नहीं होता और कंजम्पशंस दोनों पीरियड्स में लाइफ टाइम इनकम के प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंडेंट होता है। और दूसरे कंज्यूमर्स के लिए बोरिंग कंस्ट्रेंट बाइंडिंग होता है, इसलिए उन कंज्यूमर्स के लिए जो बोरो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते, तो कंजम्पशन सिर्फ करंट इनकम पर डिपेंड होता है। तो उसके बाद जो है वो कहते हैं कि अगर कंज्यूमर्स बोरो नहीं कर सकता तो उसके लिए एक एडिशनल कंस्ट्रेंट होता है कि जो फर्स्ट पीरियड की कंजम्पशन फर्स्ट पीरियड की इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है हाई जापानीज सेविंग्स रेट। जापान जो है वो हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट सेविंग्स रेट। ऑन वन हैंड मैनी इकोनॉमिस्ट्स बिलीव दैट दिस इज़ द की टू द रैपिड ग्रोथ जापान। लाइक इसमें ये बताया जाता है कि जापान को दुनिया के सबसे जो है वो ऊपर दर्जे पर जो है वो सेविंग रेट में से एक है। और एक तरफ के इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि ये जापान की तेज़ी से ग्रोथ का एक क्या कहते हैं कि तेज़ी से एक्सपीरियंस है, मैंने इसको जो है तेज़ी से जो है वो बढ़ना जो है वो इसका एक ऐसा एक्सपीरियंस है। ठीक है। इसके एक्सपीरियंस की वजह से है जो दूसरी जो है वो ममालिक में जो है इतना नहीं होता। खैर स्लो ग्रोथ मॉडल भी जो है वो ये बताता है कि सेविंग्स रेट एक देश की जो है वो यानी एक मुल्क की स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ इनकम का एक जो है वो इसको जो है वो डिटरमाइन करता है। और सेविंग्स रेट में इजाफे से जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, जिससे कैपिटल स्टॉक नए स्टेडी स्टेट की तरफ बढ़ता है। तो दूसरी तरफ जो है वो कुछ इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि कुछ सेविंग्स रेट 1990 के बाद जो है वो जापान के जो स्लम में जो है वो ये ऐसा किया था कि सेविंग्स का मतलब है कम कंजम्पशन, जो आईएसएलएम मॉडल के हिसाब से कम एग्रीगेट डिमांड और कम इनकम के वजह से जो है वो बन जाता है। खैर एक तरफ जो है वो हमें ये बताया जाता है कि ज़्यादा हाई रेट पर जो है वो सेविंग्स रेट ने जापान की तेज़ी से ग्रोथ में मदद की है। और दूसरी तरफ जो है वो ज़्यादा सेविंग्स रेट ने जो है वो जापान के स्लम में भी है जो है वो दान दिया गया है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास पाई टू जापानीज कंज्यूम सो लेस आर सेव सो मच इट इज़ हायर फॉर हाउस होल्ड्स टू बोरो जापान। इसमें खैर ये बताया गया है जापानीज़ की कंजम्पशंस कम और सेविंग्स ज़्यादा होने की कुछ वजूहत हैं। लाइक बोरिंग की जो है वो मुश्किलात होगी, जैसे कि जापान में हाउस होल्ड्स के लिए बोरिंग करना मुश्किल होता है। उसके बाद जो है वो अपर डाउन पेमेंट्स रेट्स हो गई। अगर कोई हाउस होल्ड्स घर ख़रीदने के लिए बोरो करता है तो डाउन पेमेंट्स रेट्स बहुत जो है वो ऊँचा हो जाता है। ठीक है। यानी अपर हो जाता है 40% तक। तो टैक्स सिस्टम हो गया, लाइक जापान के टैक्स सिस्टम सेविंग्स को इनकरेज करता है, क्योंकि कैपिटल इनकम पर टैक्स बहुत कम है। और ये जो है वो रिस्क एवर्जन और पेशेंस जो है वो जापानीज़ ज़्यादा रिस्क एवरेज और पेशेंट होते हैं, जिससे जो है वो सेविंग्स को प्रेफर करते हैं वो। और ये जो है वो वजूहात जो है वो जापानीज़ की कंजम्पशन और सेविंग्स के बारे में एक समझने वाला जो है वो नज़रिया देते हैं। ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स ये था आपका लेसन नंबर 38। आई होप सो आपको इससे जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, बहुत से जो है वो चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट में जो है वो कुछ अच्छा सा पैगाम दिया करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।